यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती होती है या किसी को भी ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, और आप सबके प्यार भरे सहयोग से हम अपने उद्देश्य में कामयाब भी हुए हैं और आगे भी हो रहे हैं। इसी सीरीज़ में हमने एक नई वीडियो सीरीज़, नई वेब सीरीज़ शुरू की थी थ्योरम, जो हमारे व्यूअर्स की पसंद पे थी। कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी थ्योरम्स में। तो थ्योरम्स के अंदर क्या थ्योरम्स होती है, क्या वो काम करती है, वो सब हमने पहले वीडियो में पढ़ लिया था। क्या काम होता है थ्योरम्स का और थ्योरम्स में हम क्या करते हैं, क्या क्या उसके बिंदु होते हैं, वो सब हमने पहले वीडियो में पढ़ लिया था। पिछले वीडियो में हमने एक थ्योरम्स भी करके देखी थी कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो वो कैसे होता है, क्यों होता है, किस प्रकार से हम उसको सिद्ध करते हैं। तो ये थ्योरम्स का मकसद होता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे दूसरी थ्योरम। ये थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये व्रत पर आधारित है। इस थ्योरम के बेस पे काफ़ी सवाल होते हैं छुपे हुए कोण ज्ञात करने के लिए। तो आज हम इस थ्योरम को देखेंगे और थ्योरम के जो मुख्य बिंदु होते हैं उनके रिगार्डिंग, उनको लेते हुए हम इस थ्योरम को करेंगे और देखते हैं किस प्रकार से होगी। तो बिल्कुल ध्यान से देखना वीडियो। चैनल पर अगर आप नए हो तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, थ्योरम्स में मैंने आपको बताया था कि जो थ्योरम्स होती है, जो नियम होता है, हम उसी नियम को सिद्ध करते हैं कि वो क्यों होती है, उसी को हम प्रूफ करते हैं। यहाँ पर मैं जो लिखने वाली सारी भाषा है वो हिंदी में ही लिखूंगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो जो मेन वर्ड है वो मैं इंग्लिश में बता दूंगा, बाकी आपको सब यहाँ पे हिंदी में ही मिलेगा, क्योंकि मेनली ये जो वीडियो है ये हिंदी मीडियम के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सिद्ध कीजिए कि आपको ये सिद्ध करना, ये कथन है। ये क्या है? कथन। जिसको हम सिद्ध करते हैं, जो स्टेटमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कथन बोलते हैं। ये बात है कि वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं से केंद्र पर बना कोण और शेष परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। यानी वृत्त की परिधि के किसी भी दो बिंदुओं से आप एक तो केंद्र पर कोण बनाओ और उन्हीं बिंदुओं से शेष परिधि के किसी भी बिंदु पर कोण बनाओ, तो जो व्रत वाला कोण होता है वो क्या होता है? उनका दुगना होता है। ठीक है, इसको हम देखेंगे, अच्छे से समझेंगे और हमें यही सिद्ध करना है कि वो कोण क्या होता है? दुगना होता है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको स्टेप बताए थे, उन्हीं स्टेप के हिसाब से हम चलेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हो गया कथन। कथन के बाद जो दूसरा स्टेप होता है, जहाँ से हमें काम करना होता है, कथन तो दिया जाएगा आपको, दूसरा स्टेप जो हमें काम करना है वो होता है गिवन, या हिंदी में कहें तो दिया है या दिया हुआ है। ये हमारा होता है दूसरा स्टेप। आप गिवन लिख सकते हो इंग्लिश में, हिंदी में दिया है लिख सकते हो। अब यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ पर आपको देखो क्या दिया हुआ है? व्रत की परिधि, यानी एक व्रत है और उसकी परिधि है। तो इसमें आपको व्रत के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक व्रत बना के बता देता हूँ। ये एक व्रत है और व्रत की परिधि, ये जो चारों तरफ मैंने लाइन खींची है सर्कमफ्रेंस, इसे हम क्या बोलते हैं? व्रत की परिधि। एक होता है व्रत का केंद्र, ठीक है, और ये चारों तरफ जो ये क्या है? व्रत की परिधि। परिधि का कोई भी बिंदु जो होता है वो केंद्र से बराबर दूरी पर रहता है, और ये जो बराबर दूरी है ये त्रिज्या कहलाती है। ये आपने व्रत का पढ़ा होगा। अगर व्रत के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हमारी व्रत की एक वेब सीरीज है, वीडियो सीरीज है, उसमें व्रत के बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक का पूरा बताया हुआ है। और भी वीडियो उसमें बनाने अभी बाकी हैं, लेकिन उसमें आपको मेन व्रत की जो बेसिक जानकारी है वो सारी मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है? एक व्रत है, व्रत की परिधि के दो बिंदुओं से, यानी ये व्रत है, इसकी परिधि है, इनके किसी भी दो बिंदुओं से। तो ये दो बिंदु हम कोई भी हो सकते हैं। एक बार हम ये मान लेते हैं, ये दो बिंदु है, ये मैंने मान लिया। बिंदुओं से केंद्र पर बना कोण, इन दोनों बिंदुओं से हम केंद्र पर एक कोण बनाते हैं। एक कोण हमने ये बनाया, ठीक है। शेष परिधि पर बने कोण, ये इस दोनों बिंदुओं के बीच की जो चाप है, इसके अलावा ये जो शेष परिधि बच गई, इसके किसी भी बिंदु पर कोई और कोण बना हुआ है। सपोज मैंने मान लिया यहाँ इस बिंदु पर एक कोण बना हुआ है, ये कहीं भी आप मान सकते हो, लेकिन सिद्ध करने के हिसाब से ये सबसे बेटर रहता है, इसलिए मैंने इसको ये मान लिया। शेष परिधि पर बने किसी कोण ये का दुगना होता है, यानी ये वाला कोण इस कोण का क्या होता है? दुगना होता है। ये बात आपको सिद्ध करनी है। तो यहाँ पर जो केंद्र है उसको मैं O मान लेता हूँ, इसको मैं A मान लेता हूँ, इसको मैं B मान लेता हूँ और इसको मैं C मान लेता हूँ। ठीक है, तो दिया में आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है, चाप AB द्वारा, चाप आपको पता है कौन सा है? ये रहा AB, चाप AB द्वारा केंद्र O पर बना कोण क्या है? AOB। इसको हम लिखेंगे कोण AOB है। ठीक है,
वह शेष परिधि पर बना कोण वह शेष परिधि पर बना कोण थे। यहाँ पर शेष परिधि पर बना कोण कौन सा है? सी बिंदु पर, यानी ए सी बी बना कोण ए सी बी है। ये बात आपको सवाल में दी गई है, ठीक है। जो बात दी गई है वो आपने एज इट इज लिख ली। अब नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है टू प्रूव, यानी हमें क्या प्रूव करना है। हिंदी में इसे हम बोल सकते हैं सिद्ध करना है। हिंदी में इसे हम क्या बोलते हैं? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है कि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल का दुगना होता है, डबल होता है। तो ये वाला एंगल यानी AOB, तो यहाँ पर अपन सिंबल में लिखेंगे एंगल AOB दुगना होता है, यानी 2 इंटू यानी ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। ये आपको बात प्रूफ करनी है शॉर्टकट में। यानी ये कोण इसका दुगना होता है, तो जब हम इसको 2 से गुणा करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। ये बात हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखना, दुगना ये होता है तो बराबर करने के लिए हमें 2 से गुणा इसको करनी पड़ेगी। बड़ा ये होता है, दुगना ये होता है, ये छोटा होता है और दुगना होता है क्योंकि इसको 2 से गुणा करने पर इसके बराबर वैल्यू आती है। तो हमें 2 की गुणा इससे करके फिर बराबर लगाना पड़ेगा। ये समीकरण का नियम होता है, उस नियम से हमने इसको संतुलित किया है। तो ये बात हमें सिद्ध करनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप था मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट जो नियम था मैंने आपको क्या बताया था? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है रचना। ये ऑप्शनल है, सब में नहीं होता। ये क्या होता है कि अगर हमें जो बात हमें प्रूफ करनी है उसके लिए हमें इस चित्र में, दिए हुए चित्र में कोई मॉडिफिकेशन करना पड़े तो उसको हम कंस्ट्रक्शन में करते हैं। ये हर प्रमेय में नहीं होता, मोस्टली में होता है जिसमें ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज ये यदि ज़रूरत नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हो। लेकिन यहाँ पर हमें इसको प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस सी बिंदु को O से मिलाते हुए एक लाइन खींच देता हूँ जो यहाँ पर बिंदु D पे मिलती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बिंदु C व O को मिलाते हुए रेखा CO खींची जो D बिंदु पर परिधि को मिलती है। यानी यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, C को O से मिलाते हुए एक लाइन खींची। ये लाइन मैंने बाद में खींची इसलिए मैंने इसको डैश डैश कर दिया। C को O से मिलाते हुए D तक। आप इसको अगर डायरेक्ट सीधी लाइन भी खींच दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो बिंदु को D पर मिलती है। तो मैंने ये किया। एक मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जितने भी कोण बन रहे हैं जिससे मेरे को ये बात प्रूफ करनी, मैं उनको नाम दे देता हूँ ताकि लिखने में ईजी हो। जैसे देखिए, अगर जैसे सपोज ये कोण है तो इस कोण को इस लाइन 2 भागों में बांट दिया। अब ये जो कोण बना है इसको मैं वैसे तो कहूँगा ACO, और ये जो कोण बना है इसको मैं कहूँगा BCO। तो बार बार ये ACO BCO लंबा नाम ना लिखना पड़े, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इन कोणों को नाम दे देता हूँ। इसका नाम दे दिया 1, इसका नाम दे दिया 2, ये जो बाहर कोण बन रहा है आता है इसका नाम दे दिया 3, इधर जो कोण बन रहा है इसका नाम दे दिया 4, जो इधर बन रहा है इसका नाम दे दिया 5 और जो इधर बन रहा है इसका नाम दे दिया 6। एक बात ध्यान रखना, ये जो मैंने नंबर दिया है ये इनका नाम है, एक तरह से ये इनकी नाप नहीं है। ये इनकी नाप नहीं है, मतलब ये 1 डिग्री का, ये 2 डिग्री का नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। ये इनका नाम है, ठीक है। ये इनका क्या है, नाम है। कोण 1, कोण 2, कोण 3, इस तरह से। ये भी मैंने क्यों दिया, ताकि बार बार मेरे को पूरा नाम ना लिखना पड़े, टाइम की बचत हो। तो यहाँ पर मैं इसमें ये और लिख दूंगा, कोणों का नामांकन किया। यहाँ पर मैंने लिख दिया कोणों का नामांकन किया, ठीक है। ये काम मैंने इसमें कर दिया। अब मेन स्टेप आती है प्रूफमेंट, यानी उपपत्ति, जो हमारी थ्योरम्स का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसमें हम प्रूफ करते हैं तथ्यों के साथ। उपपत्ति इसके बोलते हैं, उपपत्ति, और इंग्लिश में बोलते हैं प्रूफमेंट। आप अगर इंग्लिश मीडियम से है तो प्रूफमेंट लिख दो, अदरवाइज आप उपपत्ति लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आपको एक बात सिद्ध करनी है कि ये कोण इसका डबल होता है। तो जब हमने इसको लाइन में बांटा तो ये 2 भागों में बट गया। अब हम आधे आधे भाग लेते हैं, पहले हम ये वाला हिस्सा लेते हैं, फिर हम ये वाला हिस्सा लेते हैं। इस वाले हिस्से में आप ध्यान से देखो कि ये जो एंगल 3 है, ये एंगल 3 इस त्रिभुज का बाहरी कोण बन रहा है। ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा त्रिभुज AOC में, मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, त्रिभुज AOC में कोण 3 बहिष कोण है। कोण 3 बहिष कोण है, ठीक है। कोण 3 क्या है, बहिष कोण। ध्यान से देखो, ये 3 बहिष कोण है, क्योंकि बहिष कोण क्या होता है, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज की ये जो रेखा है, इस रेखा को मैंने आगे बढ़ाया, तो जो आगे बढ़ाने पर बाहर की तरफ कोण बनता है वो कहलाता है बहिष कोण या एक्सटीरियर एंगल।
तो ये हो गया कोण 3, ये बहिष कोण है। अब एक बात बताओ, जो बहिष कोण होता है वो हमेशा अंतराभिमुख कोणों के बराबर होता है। मतलब ये कोण 3 है तो इसके अंदर वाला ये है, इसको छोड़ दो, इन दोनों कोणों के योग के हमेशा क्या होगा, बराबर। ये नियम होता है बहिष कोण का। तो यहाँ पर कोण 3 बहिष कोण बन रहा है, कोण 3 का जो मान होगा वो कोण 1 प्लस कोण 2 इन दोनों के मान के बराबर होगा। त्रिभुज का ये जो बहिष कोण बन रहा है इसका मान दोनों अंदर वाले कोण जो हैं उनके योग के बराबर होगा, यानी कोण 3 का जो मान है वो कोण 1 और 2 के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये बात आपको लिखनी है। और इसको मैं एक बार समीकरण 1 दे देता हूँ ताकि मेरे पास आसानी रहे। ठीक है, और अब यहाँ पर कोण 1 और 2 का आप ध्यान से देखो, कोण 1 और 2 यहाँ पर देखो, ये जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज बन रहा है AOC, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब इसकी ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों भुजा बराबर है। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, ये दोनों भुजाएं त्रिज्याएं हैं, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो ये दोनों भुजाएं त्रिज्या हैं। तो जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, आइसोस्केल ट्रायंगल। और इनके सामने के दोनों कोण ये भी क्या होते हैं, बराबर। तो कोण 1 और कोण 2 भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, दोनों की नाप बराबर हो जाएगी। यानी कि कोण 1 बराबर हमारे पास क्या आ जाएंगे, कोण 2। ये इस तरह से आपको ये लिखना है, यानी 3 बहिष कोण है इसलिए ये, और 1 और 2 बराबर हैं क्योंकि आप यहाँ पे लिख सकते हो कि समद्विबाहु त्रिभुज के कोण है, समद्विबाहु त्रिभुज के कोण है। ये आप ब्रैकेट में लिख सकते हो ताकि पता रहे कि बराबर क्यों है। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, समीकरण 1 व 2 से इन दोनों समीकरण से ध्यान देखो, कोण 1 और कोण 2 बराबर है, इन दोनों का मान बराबर है, यानी इनको हम आपस में एक दूसरे की जगह रख सकते हैं। तो समीकरण कोण 3 इज इक्वल टू कोण 1 है, पड़ा है, कोण 2 की जगह मैं कोण 1 ही लिख सकता हूँ। कोण 2 की जगह मैंने क्या कर दिया, कोण 1 लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर। तो कोण 2 की जगह मैंने कोण 1 लिख दिया, और यहाँ पर जब कोण 1 और कोण 1 जोड़ेंगे तो ये दुगना कोण 1 हो जाएगा। अपन लिख सकते हैं जैसे x और x को जोड़ के 2x आता है, y और y को जोड़ के 2y आता है, इसी तरह से कोण 1 और कोण 1 जब जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू कोण है, यानी 2 कोण है। इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, इस लाइन के इस तरफ हमने ये काम किया, समबाहु त्रिभुज है, आगे बढ़ाया, बहिष कोण इन दोनों के योग के बराबर हो गया, ये दोनों बराबर है, इसका मतलब मान ये रख दिया। इसी प्रकार हम यही काम इसके राइट साइड में करेंगे। तो यहाँ पर मेरे को पूरी बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे लिखूंगा, इसी प्रकार जिस प्रकार कोण 3 कोण 1 का दुगुना हुआ है, यहाँ पे देखो, ये रहा कोण 3, ये कोण 1 का दुगुना हुआ है, इसी प्रकार यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, त्रिभुज BOC से, मैं इतना लिख सकता हूँ, त्रिभुज BOC से, अब यहाँ पे BOC में ध्यान से देखिए, BOC में कोण 6 जो है वो 4 और 5 का बहिष कोण बन रहा है, और 4 और 5 आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये भी दोनों त्रिज्याएं बन रही हैं। तो इसमें आप डायरेक्ट ही ये काम, क्योंकि यही चीज़ है, यही प्रोसेस हम पहले वाले में प्रूफ कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसी प्रकार कोण 6 जो है वो 2 इंटू कोण 4 हो जाएगा। सुन भाई, ये जो कोण 6 है ये 2 इंटू कोण 4 हो जाएगा। कोण 6 2 इंटू कोण 4। आप चाहो तो इसको खुल के लिख सकते हो कि पहले कोण 4 और कोण 5 बराबर होंगे क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के कोण है। कोण 6 बराबर कोण 4 प्लस कोण 5 होगा क्योंकि त्रिभुज के बहिष कोण बन रहा है। और फिर आप 5 की जगह 4 रख सकते हो और 2 कोण 4 हो जाएगा। मैंने इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। डायरेक्ट लिखने का एक फ़ायदा, एक तो समय बचेगा आपका, दूसरा ये सारी प्रोसेस हम लिख चुके हैं। इसी प्रकार लिखने का मतलब है हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। आप चाहो तो खुल के भी लिख सकते हो, बराबर बात है, नंबर भी सेम मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप दे दो समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पर इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो बाय एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है, आप इंग्लिश हिंदी में कुछ भी लिख सकते हो। अब 3 और 4 को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, कोण 3 इज इक्वल टू 2 कोण 1। तो यहाँ पर है एंगल 3 इज इक्वल टू 2 एंगल 1, और जो इक्वेशन 4 थी वो है हमारे पास एंगल 6 इज इक्वल टू 2 एंगल 4। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एंगल 6 इज इक्वल टू 2 एंगल 4। इन दोनों को मैं प्लस करूंगा। जब मैं इनको प्लस करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, कोण 3 प्लस कोण 6 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये दोनों प्लस होंगे, लेकिन इन दोनों में ध्यान से देखो 2 कॉमन आ जाएगा क्योंकि दोनों में है, और अंदर बच जाएगा कोण 1 प्लस कोण 4। ठीक है, ये आ गया। अब आप ध्यान से देखो कोण 3 प्लस कोण 6, चित्र में देखो
कोण 3 और कोण 6, ये कोण 3 है, ये कोण 6 है, तो ये दोनों को जब प्लस करोगे तो मिला के ये पूरा कोण बन जाएगा जो हमारे पास है AOB। तो यहाँ पर हम कोण 3 प्लस कोण 6 की जगह लिख सकते हैं कोण AOB इज इक्वल टू फिर 2 और मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट में इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में है, कोण 1 प्लस कोण 4। 1 प्लस 4 को देखो, कोण 1 प्लस कोण 4, ये दोनों मिला के ये बन जाएगा पूरा कोण, जिसे हम बोल सकते हैं ACB। तो ये हमारे पास बन गया एंगल ACB। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल ACB। इसका मतलब यही है एंगल ACB का दुगुना AOB है, और यही हमें सिद्ध करना था जो हमारा हमने जो टू प्रूव में लिखा था एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOC, यही हमें सिद्ध करना था और यही हमने सिद्ध कर दिया। तो जहाँ सिद्ध कर दिया वहाँ हम लिख देते हैं इति सिद्धम, या इंग्लिश में लिखें तो हम इसे लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। शॉर्ट में आप HP भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार से इस प्रमेय में हमने ये बात सिद्ध कर दी। अब ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि वृत्त की परिधि पर, ये देखिए चित्र ऐसे भी आ सकता है, ये वृत्त है, ये केंद्र है, ये दो बिंदु हैं, इन दोनों से केंद्र पर बना कोण और इन दोनों से शेष परिधि पर बना कोण, ये ऐसा भी हो सकता है, ये शेष परिधि पर बना कोण, ये केंद्र पर बना कोण। तो केंद्र पर बना कोण हमेशा दुगना होता है, अगर ये 50 है तो ये कितना होगा, 100 होगा। इस तरह से किसी भी तरह से घुमा के क्वेश्चन आ सकता है, ये केंद्र पर बना कोण, ये परिधि पर बना कोण, ऐसे भी आ सकता है। ये अगर मान लो आपको दे रखा है 80, तो इस बार देखो केंद्र वाला 80 दे रखा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 40। आई बात समझे, केंद्र वाला कोण हमेशा शेष परिधि वाले का दुगुना होता है। अगर ये 80 दे रखा है तो इसको आधा कर दो, ये दे रखा है तो दुगुना कर दो। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी इस पर आ सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय थी। आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने देखा किस प्रकार से हमने इस प्रमेय को सिद्ध किया। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आप इस थ्योरम को भी याद रखना है, इसका जो प्रूफमेंट है थ्योरम्स है उसको भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़रूर आपके काम आएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में अगली थ्योरम के साथ। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, देखते रहिए, वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हो तो। अपने सभी दोस्तों को जिनको भी थ्योरम्स में प्रॉब्लम है, सर्किल में प्रॉब्लम है, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए, उनका ज़रूर फ़ायदा होगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा।